हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर, कि डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर क्या होता है और अगर इसको बढ़ाया जाता है तो ये डिपॉजिटर्स के लिए या आपके लिए, मेरे लिए, किसी के भी लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो डिपॉजिट इंश्योरेंस की अभी ये जिक्र इसलिए हुआ है क्योंकि अभी महाराष्ट्र का एक बैंक है जो फेल हुआ है, तो उसको लेकर आरबीआई ने कुछ कड़े निर्देश जारी किए हैं, तो उसके बाद ये इशू सामने आया है। तो इसको हम लोग देखेंगे। और सेशन पर चलने से पहले मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे एफर्ट्स हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी और इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट आप लोगों को ही मिलेगा कि ये सेशंस इसी तरीके से यूट्यूब पर लंबे समय तक चल पाएंगे। ठीक है, चलिए तो इस आर्टिकल को देखते हैं ये क्या बात कर रहा है। तो सबसे पहले ये कंटेक्स्ट अभी क्यों आया है, क्योंकि सरकार जो है वो विचार कर रही है कि जो डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर है, मतलब जो बैंक डिपॉजिट्स हम लोग करते हैं उसमें जो इंश्योरेंस कवर है उसको 5 लाख की उसकी लिमिट है, उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, ऐसा फाइनेंशियल सर्विसेज के जो सेक्रेटरी हैं उनका कहना है। ठीक, अब डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर जो है ये प्रोवाइड किसके द्वारा किया जाता है? दिस इज ऑफर्ड बाय द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, दैट इज DICGC के द्वारा, और ये एक स्पेशलाइज्ड डिवीजन है आरबीआई की। ठीक है, अभी ये डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर क्या होता है ये अभी आपको आगे समझ में आएगा। तो व्हाट हैज़ द गवर्नमेंट सेड ऑन डिपॉजिट इंश्योरेंस, तो इसको लेकर सरकार ने क्या कहा है। तो जब सरकार से ये पूछा गया कि व्हाट द गवर्नमेंट वाज डूइंग इन द मैटर ऑफ न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को लेकर सरकार क्या कर रही है, जिसको लेकर आरबीआई ने पिछले हफ्ते कुछ एक्शन लिया है। तो उसको लेकर यही जो फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी उनका कहना है कि दैट अ प्रपोजल ऑन इंक्रीजिंग द डिपॉजिट इंश्योरेंस वाज अंडर एक्टिव कंसिडरेशन एंड एज एंड व्हेन द गवर्नमेंट अप्रूव्स वी विल नोटिफाई इट, कि डिपॉजिट इंश्योरेंस को बढ़ाने को लेकर, इंक्रीज करने को लेकर एक्टिव कंसिडरेशन चल रहा है, इसके ऊपर विचार चल रहा है और जब भी सरकार इसको अप्रूव करेगी तो हम इसको नोटिफाई कर देंगे। व्हाट एक्शंस हैज़ आरबीआई टेकन इन द न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक केस, तो आरबीआई ने इसमें क्या एक्शन लिया है। आरबीआई ने इस बैंक के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस या पाबंदियां लगा दी हैं। ठीक है, ये मुंबई बेस्ड एक बैंक है, इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको सुपरसीड कर लिया है फॉर 12 मंथ्स। इनके जो, क्योंकि वहाँ पर बेसिकली कुछ सुपरवाइजरी कंसर्न्स और पुअर गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स देखे गए, मतलब आरबीआई ने ये चीज़ें पाई हैं। आरबीआई ने ये जो लॉस मेकिंग बैंक है इसको ये कहा है कि आप कोई भी लोन जो है वो ग्रांट नहीं करेंगे, कोई नया लोन नहीं देंगे, कोई पुराने लोन्स को रिन्यू नहीं करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ कोई नए इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, कोई लाइबिलिटी इंक्लूडिंग बोरोइंग फंड्स, कहीं से आप कोई फंड्स बोरो नहीं करेंगे, कोई फ्रेश डिपॉजिट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बोरोइंग अगर बैंक कर रहा है या फंड्स बोरो कर रहा है या किसी से फ्रेश डिपॉजिट्स ले रहा है तो वो उसको कभी ना कभी लौटानी पड़ेगी, तो दैट आर लाइबिलिटीज़ फॉर बैंक। ठीक है, तो ये ना करें। और डिसबर्स और एग्री टू डिसबर्स एनी पेमेंट विदाउट प्रायर रिटर्न अप्रूवल। ठीक है, और कोई भी पैसा जो है वो आप किसी को देंगे नहीं, डिसबर्स नहीं करेंगे या फिर डिसबर्स करने के लिए एग्री नहीं करेंगे विदाउट प्रायर अप्रूवल, रिटर्न अप्रूवल। ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो 13 फरवरी को जब इस बैंक का बिजनेस क्लोज होता है उस दिन बाद आए हैं और ये 6 महीने तक ये रेस्ट्रिक्शंस जो है वो लागू रहेंगे। इस बैंक की जो है वो मुंबई, मतलब पूरे महाराष्ट्र में और गुजरात में मिला के 30 शाखाएं या 30 ब्रांचेज हैं, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, सूरत और गुजरात में। ठीक है, सूरत मतलब इन गुजरात में, सूरत में, और बाकी ये जगह महाराष्ट्र में। तो मार्च 2024 के एंड में बैंक के पास जो डिपॉजिट है वो लगभग 2436 करोड़ का है और इसका 2023-24 का लॉस है लगभग 23 करोड़ के आसपास कह सकते हैं, और 2022-23 का लॉस है 30 करोड़ के आसपास। तो ये बैंक जो है वो लॉस में चल रहा है। अब हाउ आर द डिपॉजिट्स ऑफ कस्टमर्स इंश्योर्ड अगेंस्ट फेलियर ऑफ अ बैंक, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए कि अगर कोई बैंक फेल करता है तो वहाँ पर जो डिपॉजिटर्स का पैसा है उसका क्या होगा या उसको कैसे इंश्योर्ड किया जाएगा। तो जो DICGC है उसका यही ऑब्जेक्टिव है, उसका उद्देश्य यही है कि जो स्मॉल डिपॉजिटर्स हैं, ठीक है, उनको बचाना, उनको प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द रिस्क ऑफ लूजिंग देयर सेविंग्स इन केस ऑफ अ बैंक फेलियर, कि अगर उनका पैसा बैंक में जमा है किसी भी बैंक में और अगर वो बैंक फेल कर जाता है, ठीक है, तो उसके उनके पैसे का नुकसान ना हो। तो ऐसे स्मॉल डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्ट करना ही इस DICGC का काम है। देयर इंश्योरेंस कवर ऑफ
द इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹5 लाख पर डिपॉजिटर इज़ फॉर ऑल अकाउंट्स हेल्ड बाय द डिपॉजिटर इन ऑल ब्रांचेज ऑफ द इंश्योर्ड बैंक। ठीक है, तो बेसिकली इसमें 5 लाख की लिमिट है कि अगर आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं और अगर मान लीजिए वो बैंक फेल कर जाता है तो आपको 5 लाख रुपए तक जो है वो तो वापस ये DICGC कर देगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है स्मॉल डिपॉजिटर्स, मतलब जिनका बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट में अगर पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, सॉरी उस बैंक में डिपॉजिट किया है, जमा किया है, और अगर वो बैंक फेल हो गया तो देन तो पैसा गया, डूब गया। लेकिन हाँ, अगर छोटे डिपॉजिटर हैं, 4-5 लाख तक आपने जमा किया हुआ है, तो DICGC जो है वो आपको पैसा वापस कर देगा। दिस इज़ ओनली इंश्योरेंस। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि ये जो 5 लाख पर डिपॉजिटर का इंश्योरेंस कवर है, ये 5 लाख रुपए जो हैं वो ऑल अकाउंट्स हेल्ड बाय द डिपॉजिटर इन ऑल ब्रांचेस ऑफ अ बैंक। ठीक है, कि किसी भी बैंक के, मतलब एक पर्टिकुलर बैंक के जितने भी ब्रांचेज हैं और उन सभी ब्रांचेज में जितने भी उस डिपॉजिटर के अकाउंट हैं, उन सभी अकाउंट्स के लिए ये 5 लाख रुपए लिमिट है। मतलब ऐसा नहीं कि अलग अलग अकाउंट के लिए, अलग अलग ब्रांचेस के लिए 5-5 लाख है, नहीं, सारे ब्रांचेज में और उसमें जितने भी अकाउंट्स हैं वो सब मिला के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है इसको। इसके बाद आगे लिखा है DICGC जो है वो सभी कॉमर्शियल बैंक को इंश्योर करता है, इंक्लूडिंग द ब्रांचेज ऑफ फॉरेन बैंक्स फंक्शनिंग इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फॉरेन बैंक्स इंडिया में फंक्शन कर रहे हैं उनकी ब्रांचेस को भी ये इंश्योर करता है कि मतलब अगर वहाँ पर भी किसी डिपॉजिटर का पैसा जमा है और अगर वो कल की डेट में वो बैंक फेल कर जाता है तो डिपॉजिटर का पैसा लौटाने की जिम्मेदारी किसकी? DICGC की, लेकिन सिर्फ 5 लाख तक, ये ध्यान रखना है। ठीक है, लोकल एरिया बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, इन सभी में अगर डिपॉजिटर का पैसा डूबता है तो वो DICGC लौटाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान ये रखना कि जो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ये DICGC द्वारा इंश्योर्ड नहीं होती। इसके बाद किस किस तरीके की जो डिपॉजिट्स हैं वो इंश्योर्ड होते हैं? सेविंग डिपॉजिट्स, आपके फिक्स्ड डिपॉजिट्स, करंट डिपॉजिट्स और रिकरिंग डिपॉजिट्स, ये सारे के सारे इंश्योर्ड होते हैं। DICGC डज नॉट प्रोवाइड इंश्योरेंस फॉर डिपॉजिट्स बाय फॉरेन, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड फॉर इंटरबैंक डिपॉजिट्स। ठीक है, अगर मान लीजिए जो सरकारें हैं, जैसे फॉरेन कोई किसी सरकार ने पैसा डिपॉजिट किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने कोई पैसा डिपॉजिट किया है, या इंटरबैंक डिपॉजिट्स हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा डिपॉजिट हो रहा है, तो उस केस में DICGC जो है वो कोई भी प्रोटेक्शन या इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, ये ध्यान हो गया, समझ गए। आगे लिखा है द प्रीमियम फॉर डिपॉजिट इंश्योरेंस इज बॉर्न बाय द इंश्योर्ड बैंक, कि जैसे आपने मान लीजिए किसी बैंक में पैसा लगाया है, आपने डिपॉजिट किया है और आपको DICGC जो है वो उस पैसे के इंश्योरेंस का कवर दे रहा है 5 लाख तक का, तो उस 5 लाख के लिए जो प्रीमियम भरना होगा वो आपको नहीं भरना है। ठीक है, वो डिपॉजिटर को नहीं भरना है, वो जो इंश्योर्ड बैंक है वो उसको भरेगा। ठीक है, लेट से आपने SBI में अकाउंट खोला है और SBI में आपने लेट से 5 लाख रुपए डिपॉजिट किए हैं, तो आपका पैसा जो है वो इंश्योर्ड है कि अगर कल की डेट में मान लीजिए SBI फेल करता है तो आपका पैसा डूबेगा नहीं, वो DICGC जो है उसको 5 लाख तक का कवर आपको मिल जाएगा। लेकिन उस 5 लाख का कवर प्रोवाइड करने के लिए जो DICGC को प्रीमियम देना है, जैसे कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी आप खरीदते हैं तो क्या करते हैं, उसका हर साल प्रीमियम भरते हैं ना, तो वही चीज़ है ये। तो इस पैसे का जो इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड कर रहा है उसका प्रीमियम आपको नहीं देना है, डिपॉजिटर नहीं देगा, वो जो बैंक है वो देगा। ठीक हो गई बात। इसके बाद DICGC जो है वो प्रीमियम कलेक्ट करता है फ्रॉम मेंबर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एट अ फ्लैट और डिफरेंशिएटेड रेट बेस्ड ऑन द बैंक रिस्क प्रोफाइल। ठीक है, कि बैंक की रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए वो किस रेट पर उससे इंश्योरेंस या प्रीमियम कलेक्ट करेगा वो डिफाइन करता है DICGC। अगर किसी बैंक का रिस्क प्रोफाइल ज़्यादा है कि इस बैंक के फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं तो उससे ऑब्वियस सी बात है वो ज़्यादा प्रीमियम लेगा। ठीक है, अब हाउ कैन डिपॉजिटर्स ऑफ न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक अप्लाई फॉर द DICGC's इंश्योरेंस। अब जो ये न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है इसके डिपॉजिटर्स कैसे DICGC के इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो DICGC का ये कहना है कि इट विल मेक पेमेंट्स टू द एलिजिबल डिपॉजिटर्स ऑफ द बैंक एज पर सेक्शन 18(1)(a) ऑफ द DICGC एक्ट ऑफ 1961 सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ अ क्लेम लिस्ट बाय द बैंक विद इन द स्टैट्यूटरी टाइमलाइन ऑफ 45 डेज। कि अगर ये बैंक 45 दिन की जो स्टैट्यूटरी टाइमलाइन है उसमें अगर वो डिपॉजिटर्स के क्लेम सबमिट कर देता है तो DICGC जो है वो पैसा डिपॉजिटर्स को, जो एलिजिबल डिपॉजिटर्स हैं उनको दे देगा एज पर दी ये जो एक्ट है 1961 का, इसके सेक्शन 18(a) के तहत। ये 18(a) सेक्शन हालांकि बाद में ऐड किया गया, अभी 2021 में अमेंडमेंट हुआ था तब।
ठीक है। अब इसमें आगे लिखा है कि डिपॉजिटर्स हैव बीन आस्क्ड टू सबमिट डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम टू द बैंक along with an official proof of identity, a willingness declaration to receive the amount lying in their accounts up to a limit of 5 lakh and details of a second account where this amount can be credited. तो जो डिपॉजिटर्स हैं उनसे अपना यही डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम बैंक में जमा करने के लिए बोला गया है। साथ में एक ऑफिशियल प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी दें, अपना विलिंगनेस डिक्लेरेशन दें कि हाँ मैं अपने अकाउंट में जो मेरा पैसा है उसको मैं वापस अपने पास पाना चाहता हूँ। ठीक है, 5 लाख तक का वो इंश्योरेंस है तो 5 लाख तक अगर अकाउंट में होगा तो वो मिल जाएगा, है ना। और साथ ही साथ जो दूसरा अकाउंट की डिटेल है जिसमें आप वो पैसा ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं उसकी डिटेल दें, और मनी जो है वो आपके आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट में भी जा सकता है। ठीक है, इस सबमिशन या विलिंगनेस डिक्लेरेशन देने की लास्ट डेट जो है वो 30 मार्च रखी गई है, और DICGC जो है वो एलिजिबल डिपॉजिटर्स को पैसा दे देगा 14 मई तक, ये बताया गया है। अब हाउ डज़ द लिमिट फॉर DICGC कवरेज वर्क, अब ये लिमिट कैसे काम करती है। तो 2021 में मैंने बताया कि जो DICGC एक्ट है 1961 का, उसमें एक नया सेक्शन ऐड किया गया, दैट इज सेक्शन 18A, जो इनेबल करता है डिपॉजिटर्स को टू गेट इंटरिम पेमेंट एंड टाइम बाउंड एक्सेस टू देयर डिपॉजिट्स to the extent of the deposit insurance cover through interim payments by DICGC in case of imposition of restrictions on banks by the RBI. ठीक है, तो ये डिपॉजिटर्स को इनेबल करता है कि वो इंटरिम पेमेंट या टाइम बाउंड एक्सेस कर सकते हैं अपने डिपॉजिट्स को टू द एक्सटेंट ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर, मतलब वही 5 लाख तक का, ठीक है ना, थ्रू इंटरिम पेमेंट्स बाय DICGC इन केस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन बैंक्स बाय द RBI। यानी कि RBI अगर किसी बैंक के ऊपर कोई ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लगाता है तो फिर उस केस में वो डिपॉजिट अपने एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा सेक्शन 18A जो इंसर्ट किया गया 2021 में, उसमें लिखा गया है। एट प्रेजेंट DICGC जो है वो ऑफर करता है इंश्योरेंस कवर 5 लाख रुपए तक का, ठीक है, विद इन 90 डेज ऑफ इम्पोजिशन ऑफ सच रेस्ट्रिक्शंस, क्योंकि DICGC जो है वो इंश्योर करता है बोथ द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट। ये भी ध्यान रखना है कि दोनों चीज़ों इंश्योर्ड होती हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, लेकिन टोटल अमाउंट 5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अमाउंट हेल्ड बाय अ डिपॉजिटर इन अ बैंक, दिस इज हाउ द कवर वर्क। अब देखो, मान लो कोई डिपॉजिटर है, उसके अकाउंट में 4,99,800 रुपये हैं, ठीक है, जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट है 4,90,000 का और 9,800 रुपये जो है वो इंटरेस्ट है। तो इस केस में DICGC जो है वो पूरा का पूरा इंश्योरेंस, यानी कि इतना पैसा 4,99,800 रुपये जो है वो पूरा डिपॉजिटर को मिल जाएगा अगर वो बैंक फेल करता है तो, जहाँ पर ये पैसा डिपॉजिट किया गया है। लेकिन वहीं अगर दूसरे केस में अगर प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 5 लाख रुपए या उससे ज़्यादा है और उसके ऊपर जो ब्याज कमाया गया है वो लेट से 10,000 रुपये का है, तो जो ब्याज कमाया गया है वो कवर्ड नहीं होगा, क्योंकि लिमिट 5 लाख तक की है। तो डिपॉजिटर को जो है वो सिर्फ 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, 10,000 रुपये का जो इंटरेस्ट उसने कमाया है वो उसका डूब जाएगा। ठीक, अब अगर बैंक का लिक्विडेशन होता है, लिक्विडेशन मतलब अगर बैंक की नीलामी होती है, तो उस केस में जो DICGC है, DICGC जो है वो लिक्विडेटर को, लिक्विडेटर मतलब जो बैंक की नीलामी करा रहा है उसको जो है वो लाइबल है, DICGC लाइबल है उस लिक्विडेटर को पे करने के लिए द क्लेम अमाउंट ऑफ ईच डिपॉजिटर अप टू 5 लाख। ठीक है, क्योंकि अगर बैंक जो है वो नीलाम हो गया तो उसके बाद फिर डिपॉजिटर का पैसा कौन देगा, तो जो लिक्विडेटर है उसको पे करेगा DICGC। ठीक है, DICGC इज लायबल टू पे टू द लिक्विडेटर। वो लिक्विडेटर को जो है हर डिपॉजिटर के जिनका भी मतलब क्लेम वगैरह आया हुआ है 5 लाख रुपए के हिसाब से वो उनको पैसा देगा विद इन 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द क्लेम लिस्ट फ्रॉम द लिक्विडेटर। और लिक्विडेटर जब उनको क्लेम लिस्ट देगा उस हिसाब से, ठीक है, द लिक्विडेटर विल हैव टू डिसबर्स द राइट क्लेम अमाउंट टू ईच इंश्योर्ड डिपॉजिटर। फिर वो लिक्विडेटर की जिम्मेदारी बनती है कि वो हर डिपॉजिटर को जो सही अमाउंट है, सही क्लेम जिसमें है, वो डिसबर्स करे। अब हैज़ द डिपॉजिटर इंश्योरेंस सीलिंग ऑलवेज बीन 5 लाख, तो क्या ये डिपॉजिटर्स के जो इंश्योरेंस की लिमिट है, अपर लिमिट है, ये हमेशा 5 लाख ही रही है? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये पहले 1 लाख हुआ करती थी और 4 फरवरी 2020 के बाद इसको बढ़ा के 5 लाख किया गया है, जब RBI ने एक एक्शन लिया था अगेंस्ट द पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। ठीक है, ये भी काफ़ी चर्चा में रहा था 2020 में। और यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि जो डिपॉजिट इंश्योरेंस है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया है 1962 में, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और तब से कवरेज जो है वो 6 बार बढ़ाया गया है। ठीक है, पहले ये कवरेज जो है वो 1,500 रुपये पर डिपॉजिटर हुआ करता था और फिर इसको धीमे धीमे बढ़ा के अब 5 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन इसमें यहाँ पर जो पॉइंट है वो यही है
कि ₹1500 पर डिपॉजिटर हेल्ड इन द सेम राइट एंड सेम कैपेसिटी एट ऑल द ब्रांचेस ऑफ द इंश्योर्ड बैंक। ठीक है, कि मतलब जैसे 5 लाख के लिए मैंने आपको बताया ना कि किसी भी बैंक की हर ब्रांच में, मतलब सारी ब्रांचेस मिला के और जितने भी आपके उस बैंक में अकाउंट हैं इंक्लूडिंग इन ऑल द ब्रांचेस, उन सब में मिला के वो 5 लाख रुपए है। ऐसा नहीं कि अलग अलग ब्रांचेस के लिए 5-5 लाख रुपए या अलग अलग अकाउंट के लिए 5-5 लाख है। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे एसबीआई की मान लीजिए, आपकी एसबीआई के अलग अलग शहरों में या एक ही शहर की 4 ब्रांचेस में आपके अकाउंट है लेट्स से, तो जो 5 लाख रुपए का कवर आपको मिलेगा वो उन चारों ब्रांचेस के मिला के मिलेगा। मान लीजिए हर ब्रांच में आपके 2-2 लाख रुपए जमा है, लेट्स से 4 ब्रांचेस में आपका अकाउंट है और हर ब्रांच में आपके 2-2 लाख रुपए जमा है, तो टोटल 8 लाख रुपए डिपॉजिट हो गया आपका। बैंक भले ही एक ही है, 4 अकाउंट है, 4 ब्रांचेस हैं, लेकिन आपको जो कवर मिलेगा वो टोटल 5 लाख का मिलेगा। तो यानी कि अगर इन केस एसबीआई कल की डेट में फेल करता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे, 3 लाख रुपए जो है वो आपका डूब जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्लियर हो गई बात। अब जो डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम है, इसको 1962 में जब शुरू किया गया था तो ओनली 287 बैंक्स जो है वो इसमें शामिल थे, इंश्योर्ड बैंक्स, और आज ये संख्या जो है यानी कि 31 मार्च 2024 तक की जो संख्या है वो 1997 बैंक्स इसमें शामिल हो चुके हैं। तो व्हाट इज़ द केस फॉर रिवाइजिंग द डिपॉजिट इंश्योरेंस अपवर्ड्स। अब ये डिपॉजिट इंश्योरेंस को बढ़ाने का क्या केस है, तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव, उनका ये कहना है कि फुल्ली प्रोटेक्टेड अकाउंट्स जो है वो 97.8% ऑफ द टोटल, और इंटरनेशनल बेंचमार्क जो 80% का है उससे ये काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि आने वाले समय में जो चैलेंजेस हैं उसको लेकर इन्होंने ये कहा है कि भारत की जैसे अर्थव्यवस्था जो है वो फॉर्मलाइज हो रही है, ग्रो कर रही है, तो एक्सपेक्टेड है कि प्राइमरी और सेकेंडरी बैंक डिपॉजिट्स बढ़ेंगे। प्राइमरी बैंक डिपॉजिट्स का मतलब होता है जो डायरेक्ट आप लोग बैंक में पैसे जमा करते हैं, दैट इज़ नोन एज प्राइमरी बैंक डिपॉजिट। और सेकेंडरी बैंक डिपॉजिट का मतलब होता है कि बैंक ने जैसे कोई लोन दिया हुआ है, उसके बदले में बैंक को जो पैसा मिल रहा है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के, दैट इज नोन एज सेकेंडरी बैंक डिपॉजिट्स। ठीक है, तो अगर ये कवर को बढ़ाया जाता है तो इससे होगा क्या, नॉट ओनली प्रोटेक्ट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स इन केस ऑफ अ बैंक फेलियर सच एज दैट ऑफ अ न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। तो एक तो ये होगा कि जो डिपॉजिटर्स का हित है उसको तो प्रोटेक्ट किया जाएगा ही जाएगा अगर मान लीजिए कभी ऐसा कोई बैंक फेलियर होता है तो, और साथ ही साथ इससे जो डिपॉजिटर्स हैं उनका बैंकिंग सिस्टम में पूरी की पूरी जो बैंकिंग व्यवस्था है उसमें भरोसा और उसमें कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, उसमें विश्वास बढ़ेगा, उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसमें ट्रस्ट बढ़ेगा, ये बात इन्होंने कही है। ठीक है, तो देखते हैं अब ये लिमिट अगर बढ़ती है तो कहाँ तक पहुँचती है, लेट्स सी। उम्मीद तो है कि इस बार बढ़ेगी है, जिस तरीके की बातें हो रही हैं, है ना। चलिए, तो इस सेशन को भी हम लोग इतना ही रखते हैं, और जाने से पहले अगर आप टेस्ट सीरीज़ एनरोल करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है, कर सकते हैं, हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड है। अगर आप सी सेट का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिस इज़ ऑल्सो अवेलेबल एट ओनली 999, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका बेनिफिट आपको ये रहेगा कि आप वीडियो कोर्सेज में अगर आपने एनरोल किया हुआ है तो आप वीडियोज़ को डाउनलोड करके ऑफलाइन देख सकते हैं, और अगर हम आपको हमारे एफर्ट्स हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें। तो आपको अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करना ना भूलें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी ज़रूर कर लें, और हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको हमारे करंट अफेयर्स ओकुल्ट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स ओकुल्ट टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में, इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।